हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि ब्रीच होता क्या है। इफ एनी पार्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट willingly or unwillingly perform any act which result in discharge of contract, अगर कोई भी पार्टी जानते बूझते या फिर अनजाने में कोई भी ऐसा काम कर देती है जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट फिनिशिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माने हमारे कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना ही ब्रीच कहलाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड सम रेमेडीज। तो हमारा कोर्ट जो है ना, वो हमें कुछ रेमेडीज प्रोवाइड करता है अगर एग्रीव्ड पार्टी को, मतलब उस पार्टी को जिसको कोई नुकसान हुआ है, अगर ब्रीच की वजह से किसी पार्टी को कोई नुकसान हो जाता है, तो कोर्ट उसे अधिकार प्रोवाइड करवाती है अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेमेडीज। कौन कौन सी रेमेडीज मिलती है? रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन एंड क्वांटम मेरिट। तो इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है कि पार्टी को, दोनों ही पार्टी को अधिकार है कि वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। अगर किसी भी पार्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो दूसरी पार्टी कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा था एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 500 टीवी डिलीवर करने का वेयर हाउस पर। ठीक है, लेकिन अब एक्स टीवी तो डिलीवर कर देता है, लेकिन वेयर हाउस की बजाय उसकी शॉप पर डिलीवर कर देता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो इनको पूरा पूरा अधिकार है कि वो पैसे देने से मना कर दे, अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करने से मना कर दे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि रिसीजन के इफेक्ट क्या होते हैं। अग्रीव्ड पार्टी कैन डिनाई फॉर कंपनसेशन ऑफ हिज ड्यूटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। कि जो अग्रीव्ड पार्टी है, जैसे कि एक्स ने डिलीवर किया था लेकिन वाई के वेयर हाउस पे नहीं किया ना, तो वाई को पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपना काम करने से मना कर दे, वाई पैसे देने से मना कर सकता है। एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस। अगर वाई को वो सामान आगे पहुंचाना था जिसकी वजह से उसको भी पेमेंट नहीं मिली, तो वाई को भी तो लॉस हो गया ना। तो अब वाई को जो लॉस हुआ है, वाई को पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपने लॉस के लिए कंपनसेशन डिमांड कर सके एक्स से। द पार्टी इज लाइबल टू रिस्टोर बेनिफिट। अगर कोई भी बेनिफिट हमें हो रहा था जो कि नहीं हुआ, उसको हम क्लेम कर सकते हैं अंडर रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट पॉइंट आता है कोर्ट कैन ऑल्सो रेसिन द कॉन्ट्रैक्ट। कि कोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, मना कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। क्यों? अगर वो वॉइड या वॉइडेबल होता है, अगर वो गलत नजर आता है तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सूट फॉर डैमेजेस। तो सूट में क्या होता है, कहते हैं ना कि कोर्ट में देख लेंगे, केस दिलवा देंगे, तो ये वही चीज है। इट मीन्स मनी कंपनसेशन अलाउड फॉर लॉस। अगर हमें कोई घाटा आ जाता है तो हम उसके लिए पैसे मांग सकते हैं कि मेरा इतने का नुकसान हो गया, भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश द पार्टी बट जस्ट टू कंपनसेट द लॉस। इसमें हमें किसी को सजा नहीं दिलवानी है, बस अपने घाटे का पैसा लेके चलते बनो। ठीक है, वाइल डिसाइडिंग द कंपनसेशन कोर्ट कीप इन माइंड। अब कितने रुपए किसको देने हैं वो डिसाइड करते हो कोर्ट क्या देखते हैं? दो चीजें देखते हैं। तो मैनर ऑफ ब्रीच, मैनर क्या, विलिंगली किया है, अनविलिंगली किया है। द मोटिव ऑफ ब्रीच, मोटिव क्या था, सच्ची में नुकसान पहुंचाना था या कोई गलती थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक केस था 2018 में, आईसीटी मौर्य होटल दिल्ली में एक सैलून है उसी होटल वालों का। तो वहां पर एक मॉडल ने हेयर कटिंग करवाई थी अपनी और स्टाइलिंग करवाई थी, जो कि गलत हो गई थी। तो उसने जब कोर्ट में केस डाला ना, तो कोर्ट ने उसको 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया। क्यों? क्योंकि भाई मॉडल थी और सिर्फ हेयर्स की वजह से ही उसका कोई मूवी वगैरह रह गई थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट रह गया था उसका, तो इसलिए कंपनी ने उसे, कोर्ट ने उसे 2 करोड़ रुपए दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है काइंड ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस कितने तरह की होती हैं? एक होता है ऑर्डिनरी डैमेज, जो कि नेचुरली डैमेज हो जाता है और इसके लिए ज्यादा कंपनसेशन भी नहीं मिलता, क्योंकि ऑर्डिनरी है, नेचुरल डैमेज है। फिर हमारा आता है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस का मतलब होता है जो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से आ जाए। अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि तुम मेरा सामान ट्रांसपोर्ट करवाओगे। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या करती है, सामान को टाइम पर ट्रांसपोर्ट नहीं करवाती है, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। अब क्योंकि सामान टाइम पर नहीं पहुंचाया गया था, तो जितना भी लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेशन भी मिलेगा। तो ये होती है स्पेशल डैमेजेस, जो किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस की वजह से हो जाती है।
फिर आता है एग्जाम्पलरी डैमेज। एग्जाम्पलरी डैमेज में हम कंपनसेशन नहीं मांगते बल्कि पनिश करते हैं। एग्जाम्पलरी डैमेज मतलब कि अगर किसी ने शादी करने का डिसाइड किया था लेकिन दूल्हा या दुल्हन कोई भी एक शादी करने से मना कर दे तो उसको मेंटल लॉस हो गया ना, तो इसके लिए हम पनिशमेंट मांग सकते हैं, तो ये होता है एग्जाम्पलरी लॉस। फिर आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है किसी के कोई काम मना कर देने की वजह से हमें जो डैमेजेस हो जाते हैं वो होता है नॉमिनल डैमेज। ठीक है, अगर कोई ज्वेलर है उसके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई मेरे पास इतना गोल्ड जो है तुम डिलीवर कर देना तो मैं आगे वाली पार्टी को बेच दूंगा, लेकिन अब उसके पास डिलीवर ही नहीं हुआ तो वो बेचेगा कैसे? अब बेचेगा नहीं तो पैसे कैसे आएंगे? तो यहाँ पर जो लॉस होता है वो नॉमिनल लॉस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इनकन्वीनियंस फॉर डैमेजेस। जितना भी हमें डैमेज हुआ है ना उसके लिए हम पैसे मांग सकते हैं। अगर किसी पार्टी ने फिजिकल इनकन्वीनियंस या फिर डिस्कम्फर्ट या मेंटल अगोनी सही है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना होने की वजह से, तो उसके लिए इंसान कंपनसेशन मांग सकता है। अब इसका एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं कि फोटोग्राफर अपॉइंट किया था हमने शादी की फोटो क्लिक करने के लिए, लेकिन शादी वाले दिन फोटोग्राफर साहब तो आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया आने से। तो अब दूल्हा दुल्हन क्या करेंगे बेचारे? एट द मोमेंट पे उसी वक्त कहाँ से नया फोटोग्राफर लेकर आएंगे? तो उनकी जो भी फीलिंग्स हर्ट हुई थी उनके लिए वो सूट कर सकते हैं, उसके लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये होता है डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस। फिर हमारा पॉइंट आता है लिक्विडेटेड डैमेज या फिर लिक्विडिटी डैमेज। तो लिक्विडिटी डैमेज क्या होता है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कुछ पैसे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, और अगर हम पहले से ये डिसाइड कर ले कि अगर तूने इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कंप्लीट किया तो तुझे इतने फालतू पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, उसको हम लिक्विडिटी डैमेज कहते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए थे और साथ में कहा था कि तू मुझे 10% इंटरेस्ट भी देगा, जिसका मतलब हो गया 1,10,000 रुपए तू मुझे देगा। लेकिन उन्होंने साथ में ये डिसाइड करा था कि अगर तूने मुझे 2 महीने से पहले पहले मेरे 1,10,000 वापस नहीं किए तो तेरा जो इंटरेस्ट है वो डबल हो जाएगा, मैं 20% कर दूंगा, फिर तुझे मुझे 1,20,000 रुपए देना पड़ेगा। अब ऐसा ही होता है, बी उसे टाइम पर पैसे नहीं दे पाता तो अब ए को पूरा पूरा अधिकार है कि वो उससे 10,000 फालतू माने कि 20% इंटरेस्ट रेट से पैसे ले सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फोरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि अगर हमने कहीं पर अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रखा है, पैसे जमा करवा रखे हैं और उनमें कोई भी दिक्कत हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो पूरा पूरा अधिकार है कंपनी को कि वो उसके शेयर्स को या उसके सिक्योरिटी को फोरफिट कर दे, साथ साथ उसकी कमाई गई इनकम को भी सील कर दे, देना उसे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में जैसे हम अगर शेयर्स लेते हैं और अगर हम अपनी कॉल पर अपने पैसे नहीं देते तो कंपनी क्या करती है? कंपनी हमारे शेयर्स को फोरफिट कर देती है और साथ साथ इनकम भी जब्त कर लेती है, डिविडेंड भी नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी से हमने पैसे ले रखे हैं और अगर हम उसको इसके इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी बट हम नहीं करते हैं तो सामने हमारे लिए सूट कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, हमें सू कर सकती है। तो इसलिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी एक तरीके का डैमेज होता है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सूट। अगर हमने किसी के खिलाफ केस डाला कंपनसेशन के लिए और अगर हम वो केस जीत जाते हैं तो कोर्ट हमें ये अधिकार देती है कि हम अपने नुकसान के पैसों के साथ साथ जितना भी खर्चा हमने वो केस लड़ने में किया है ना वो भी सामने वाली पार्टी से ले सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा टॉपिक था सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हम किस किस काम के लिए केस डाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है डिमांडिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्रॉमिस मेड। हम केस इसलिए भी डाल सकते हैं कि सामने वाले पार्टी से काम करवाइए। अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर से, कंस्ट्रक्शन से, बिल्डर से कि सर हमारा घर बना दीजिए, हम आपको इतने रुपए दे देंगे, अब कंस्ट्रक्टर हमारा घर नहीं बना रहा है तो हम उसके खिलाफ भी केस डाल सकते हैं कि ये हमारा घर बनवाइए, इससे हमने इसे पैसे दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है को कैरी आउट इज ऑब्लिगेशन। जैसा कि मैंने बताया हमने केस डाल दिया बिल्डर के खिलाफ तो कोर्ट बिल्डर को ऑर्डर दे सकती है भाई घर बना दे नहीं तो तेरे खिलाफ सजा सुना दूंगा मैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो डलता है ना वो तभी डलता है जब चीज ऑर्डिनरी ना हो और मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने बिल्डर को दिया है तो घर बिल्डर ही बना सकता है, ऐसा नहीं है कोई दूसरा किसी भी इंसान को पकड़ के वहां पे घर बनवा दिया। फिर आता है हमारी कोई चीज कीमती होती है। ठीक है, वेयर एक्चुअल लॉस इज नॉट मेजरेबल। जब हमारा एक्चुअल लॉस नहीं मेजर होता है ना तो भी हम ये केस डालते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्टर अगर हमारा बिल्डर हमारा घर नहीं बनाता है तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कितने रुपए का घाटा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि कंपनसेशन के क्लेम नहीं करते, हम ये क्लेम करते हैं कि सर हमारा काम करवा दो, बस वही चाहिए हमको।
अब हमारा लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि फिर मॉनेटरी रेमेडी इज नॉट एडुकेट कंपनसेशन। अगर बिल्डर के घर ना बनाने की वजह से हमें पैसा मिल भी जाता है तो भी बहुत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पैसा थोड़ी चाहिए, पैसा तो हमें तो घर चाहिए ना। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमारा मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ नहीं होता हमारे लॉस के लिए तो हम कंपनसेशन नहीं क्लेम करते बल्कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सूट फॉर इंजंक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्टे ऑर्डर पास बाय द कोर्ट। इसमें कोर्ट स्टे ऑर्डर पास करता है, मतलब काम को रोकने के लिए ऑर्डर पास करता है। ठीक है, इन दिस ऑर्डर कोर्ट रेस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एक्ट्रेस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी प्रोडक्शन हाउस से। सपोज रेड चिलीज से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 1 साल तक वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो ऐसे में रेड चिलीज उस एक्ट्रेस के खिलाफ केस डाल सकती है और कोर्ट उस एक्ट्रेस को अपना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक भी सकता है। ठीक है, तो इसे कोर्ट फॉर इंजंक्शन कहते हैं। फिर आता है क्वांटम मेरिट। ये एक लेटेंट फ्रेज है जिसका मतलब होता है एज मच एज इज अर्न, कि जितना आपने कमा लिया उतना ही। इट इज राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द वर्क डन ऑलरेडी। तो क्वांटम मेरिट में क्या होता है, जितना काम आपने कर दिया ना उतने काम के पैसे लेने का अधिकार आप रखते हैं। क्वांटम मेरिट अराइज ओनली व्हेन वर्क इज डिस्चार्ज, ओनली व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, हमने अपना काम कर दिया है, तो अदर पार्टी भी अपना काम करे और हमारा पैसा दे दे। अब क्लेम किस किस को मिलता है, पार्टी नॉट एट फॉल्ट। जिस पार्टी का फॉल्ट नहीं है वो कब कब क्लेम ले सकता है, व्हेन वन पार्टी स्टॉप अदर पार्टी फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी दूसरा पार्टी को काम करने से रोक दे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि मैं 1000 रुपए लूंगा और 5 टीवी तुम्हारे घर में इंस्टॉल करके जाऊंगा। मैंने 4 टीवी इंस्टॉल कर दिए, 5वां इंस्टॉल करने से तुमने मुझे रोक दिया। लेकिन मैं तो अपने प्रूफ पे जो 1000 डिसाइड होता है वही लेके जाऊंगा ना, मैं तो 5वां भी लगा रहा था, तुमने ही तो मना किया ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम क्वांटम मेरिट के अंदर केस डाल सकते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बिफोर कंप्लीशन। अगर काम करने से पहले ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो भी अप टू बी वॉइड। अगर हमारा एग्रीमेंट ही गलत साबित हो जाए, वॉइड हो जाए, तो हम क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए। फिर आता है क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट बाय पार्टी एट डिफॉल्ट। जिस पार्टी की गलती है उसकी वजह से क्लेम कैसे लिया जा सकता है। अगर डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दोनों पार्टीज को अपना अपना काम करना था, तो क्या होता है, व्हेन पार्टी परफॉर्म or refuse to perform the other party, then party can be sued on the basis of quantum merit। अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को काम करने से रोक देती है तो वो दूसरी पार्टी को सू कर सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कि वाई ने एक्स को 600 टीवी सप्लाई करने के लिए कहा था, लेकिन वो 500 टीवी सप्लाई करके बोलता है मैं आगे सप्लाई नहीं करूंगा। तो अब एक्स को जो भी घाटा हो रहा है ना उस 100 टीवी करने की वजह से, तो उसके खिलाफ वो कंपनसेशन भी ले सकता है और कंपनसेशन ना मिले तो केस भी डाल सकता है। फिर आता है इफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। अगर काम एक ही पार्टी के द्वारा किया जाना था लेकिन वो ढंग से नहीं किया गया है, ठीक है, काम कर तो दिया लेकिन ढंग से नहीं किया गया, तो भी क्लेम लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए ने 1 लाख रुपए दिए थे